अच्छा सेठ साहब, ये जो पिछले हफ्ते में बलूचिस्तान में 3 बड़े वाक़यात हुए, DGISPR ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये बड़े अंदोनाक थे जिसकी वजह से पूरा मुल्क सोगवार है। एक बार फिर 4 और 5 जुलाई को एक बड़ा वाक़या हुआ, 6 जुलाई को एक बड़ा इंसिडेंट जिसमें अगवा कर लिए गए पुलिस एहलकार, फिर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इसके अलावा तीसरा वाक़या बुध 8 जुलाई को बेला में हुआ जहाँ आर्मी कॉन्वॉय पर हमला किया गया। तो ये वाक़यात ऐसे हैं जो एक बार फिर बलूचिस्तान के इशू को उजागर कर रहे हैं। एक अलार्मिंग लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई कि यकदम ऐसा क्या हुआ कि इन हमलों में शिद्दत आई है। इस नौइयत के अटैक्स हुए हैं जिसमें पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना कर ले गए और बाद में बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, उनको शहीद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है और तफसीलात भी सामने आ रही हैं, कितने ख़वारिज उसमें जहन्नुम वासिल किए गए। अब इसमें आप एक अरसे से बता रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं उनमें कौन कौन शामिल है और बलूचिस्तान में उनके मकासद क्या हो सकते हैं। इस पूरे हफ्ते के दौरान जो हमने स्टेटमेंट्स देखी उसमें DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन वाक़यात की तफसील बताई और फिर उन्होंने ये बताया कि ज़ाहिर है इस दहशतगर्दी के पीछे असल में भारत है, लेकिन अफ़गानिस्तान में मौजूद अनासर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने भी इसी नौइयत का बयान दिया और उन्होंने कहा कि अफ़गान सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कुछ और बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने किसी मसलहत से काम लिया। आपने मसलहत से काम नहीं लिया, आपने बहुत पहले इंडिकेट कर दिया था। अब आपने कब ये इंडिकेशन की थी और क्या कहा था सबसे पहले, वो शामिल करेंगे। इजराइल, इंडिया और तालिबान उन्होंने एक इकट्ठा महाज बना लिया है और ये जो कुछ हो रहा है ये सोचा समझी एक साजिश के तहत हो रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये था ना कि सिर्फ इजराइल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, इंडिया के जरिए, इंडिया के जो इजरायली ड्रोन्स थे वो तालिबान को दिए जा रहे थे, तालिबान इंडिया में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे एंड सो ऑन। और उस रोल के अंदर इंडिया और इजराइल को इकट्ठा कर दिया गया और इंडिया उससे पहले अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए अब ये एक नया ट्रायंगल बन गया है। तालिबान को जैसे कहते हैं ना हवा मिल गई है, उन्होंने अब अपनी पाँव जो है इंडिया और इजराइल की कश्ती में रख दी है। आपने सबके नाम ले लिए कि इस नेक्सस में कौन कौन है जो बलूचिस्तान में काम कर रहा है। आपकी इसी बात को, इसी लाइन को टो कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। वज़ीर आज़म ने तो नाम नहीं लिया, राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? ये एक जंग है, हमारे दुश्मन मुल्क इसमें उसके मुलव्वस होने में अब कोई शक व शुबा नहीं है और अफगानिस्तान उसमें शामिल है, इंडिया उसमें जो है वो शामिल है, इसराइल बीच में आ गया है। ये भी काफ़ी हद तक सच है। टेक्नोलॉजी का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो इनके बस की बात ही नहीं थी। ये तो वहीं से उनको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं या ट्रेनिंग दी जा रही हैं या मिल रही हैं। कि नई बात की तरफ इशारा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ट्रेनिंग, कितना बड़ा इंकिशाफ है ये राना साहब की ज़ुबान से। आप तो पहले कर चुके इसकी इंडिकेशन। जी हाँ, मैंने कोई 10-15 दिन पहले जबकि बन्नू में अटैक हुई थी जी, 1 माह पहले तकरीबन, तो मैंने उस वक्त कहा था इसके बाद बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान में अटैक होगी जी। क्यों मैंने कहा था और वो हुई है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो तकड़ी होगी, इंटरनल क्या हाल है? अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात हमारे ठीक नहीं है और अभी तक ये जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है ये खत्म नहीं हुई। ये कोई छोटा एक्ट नहीं है बन्नू के अंदर। जो खबरें आ रही हैं कि 15 लोग शहीद हो गए, तो दिस इज अ बिग थिंग और ये प्लान्ड ऑपरेशन था और ये ऐसे नहीं है कि जनाब कोई उठ के आ गया और कर दिया है। ये उन्होंने प्लानिंग की है कि जब आप जश्न मना रहे हैं और दुनिया से आप तारीफें अपनी करवा रहे हैं और इतने अहम आपका रोल बन गया इंटरनेशनली, तो कौन सी ताकतें हैं जो आपको दिखाना चाहेंगी इन अ पुअर लाइट? ये कौन चाहेगा कि आपको ये इंप्रेशन आपके बारे में इस वक्त जब आप एक इंटरनेशनल इंप्रेशन देना चाह रहे हैं और कंसोलिडेशन एंड डिप्लोमेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीजनेबलनेस। तो ये तो एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। अब बलूचिस्तान के अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक आएगी और इस किस्म का टेररिस्ट इंसिडेंट होगा। तो ये मैं क्यों कहता हूँ कि वहां होगा? मैं इसलिए कहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो हालात हैं वहां एक दो बड़ी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां हुई हैं। आज की खबर ये थी कि इंडिया के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी CDS जो उनका है जी, वहां उन्होंने एक नए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगाया। सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं लगाया, रिटायरमेंट से एक जनरल को उठा के लेके आए और उसको लगाया। और वो कौन है? वो साहब है जिन्होंने कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान फ्रंट के अंदर सर्व किया और सर्विंग के बाद वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के दफ्तर में काम करते रहे। तो ये अजीत डोवल साहब ने उनको अपने बंदे को निकाल के और फिर अब हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस लगवा दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बिकॉज इससे ये मतलब है कि अजीत डोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव डिफेंस की वो फुल फ्लैश चलेगी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है जी कि BLA, अफगान तालिबान
यहाँ तक कि शायद ISIS, दाइश, हाँ, दाइश भी, और इंडिया एंड इज़राइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। तालिबान पाकिस्तान की ज़मीन चाहते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है, और वो जिसे वो डोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी, कोई उससे छुपाई भी बात नहीं है। इज़राइल जो है उसकी तरफ से बहुत से बयान आए हैं कि ईरान से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो पाकिस्तान को समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और बहुत सी स्पेकुलेशन जारी रहती है कि ईरान के बाद उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि ईरान को रेजीम चेंज करके यहाँ एक प्रो इज़राइली रेजीम आएगी, प्रो अमेरिकन इज़राइली रेजीम आएगी, और फिर पाकिस्तान को एक और बॉर्डर पे तकलीफ़ दी जाएगी। अभी तो अफ़गान बॉर्डर पे है, फिर ईरान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एक घेराव हो रहा था। अच्छा, सो इस किस्म की प्लानिंग थी उनकी। अब क्यों पाकिस्तान को क्यों समझते हैं कि इनके जो प्लान्स हैं उसमें क्यों ख़तरनाक समझते हैं? वो इसलिए बिकॉज़ ये एक अब दो कैंप्स बन गए ना। एक कैंप है अमेरिका, इज़राइल, इंडिया, जापान, ये वो लोग हैं जो एंटी चाइना कैंप है। हम प्रो चाइना कैंप में बैठे हैं, और इस खित्ते में इस एरिया में वी आर दी ओनली ओपनली प्रो चाइनीज़ फोर्स। और चाइना का जो सारा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके लिए पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकल है। तो अब उसमें फिर अमेरिका का भी इंटरेस्ट आ जाता है, इंडिया का भी इंटरेस्ट आ जाता है कि पाकिस्तान एक रास्ते में एक रुकावट है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ चाइना भी, उसको भी धकेल दिया जाएगा पीछे, और उसको भी शिकस्त की जा सकती है। तो आई थिंक ये ग्रेट गेम एक किस्म की फिर से शुरू हो गई है। आपको पता है ये, और ये ऐसे ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये अब ग्रेट गेम शुरू हो गई है। और उस ग्रेट गेम के अंदर अब पाकिस्तान कैसे इसको टैकल करेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अभी तो खुशकिस्मती ये है कि ईरान जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है एंटी पाकिस्तान इंसर्जेंसीज। मगर डोंट फॉरगेट कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर प्रो अमेरिकन ईरानियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस, बलोच फोर्सेस भी हैं, और जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ। और अमेरिका का और इज़राइल का तो यही प्लान था कि ईरान को जब डिस्टेबलाइज करेंगे, रेजीम चेंज, तो उस वक्त कुर्दों को भी एक्टिवेट करेंगे, अज़रबैजानीज़ को एक्टिवेट करेंगे, और बलोचों को एक्टिवेट करेंगे। तो वो तो कामयाब नहीं हुई, मगर इंटरेस्ट हैं अभी सब इन सियासी जमातों के। अच्छा, इसलिए आई थिंक बलूचिस्तान अब हमारा एक वीक स्पॉट बन चुका है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह आयशा कि ये ज़रूरी नहीं था कि ऐसे होता। पाकिस्तान की रियासत को एक चीज़ का तो पता है कि जब से पाकिस्तान बना है, और बलोच तारीख़ जिस तरीके से लिखते हैं और सोचते हैं, उसके अंदर ये हमेशा एक बीज था कि सेपरेटिज़म का। मगर क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी, और उसके अंदर इत्तेफाक भी हुआ। बलोच लीडर्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया, एक्सेप्ट फॉर वन बलोच लीडर। उस पर गौस बख्श बिज़ेंजो ने भी सपोर्ट की, उस पर अताउल्लाह मैंगल ने भी की, और मगर खैर बख्श मरी ने नहीं की थी। तो ये जो बीज था ये मरी ट्राइबल्स के अंदर था पहले से। फिर ये आपको पता है कि यही जो बीज था, यही जो प्रॉब्लम था, ये 60 की दिहाई में अयूब खान के ज़माने में जो रिवोल्ट हुआ वो भी मरी इलाकों में हुआ। उसके बाद 70 की दिहाई में जब भुट्टो साहब थे तो रिवोल्ट हुआ, वो भी मरी ट्राइब्समैन की वहाँ हुआ। तो ये सारी बातें रियासत को पता है। एक तरफ आप कहते थे कि हम सरदारी सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, दूसरी तरफ जो छोटे सरदार थे सारे आपने अपने साथ ले लिए, और 2-3 जो बड़े सरदार थे उनको आपने अलग कर दिया। ये फिर भी ये मामला इतना बिगड़ा नहीं, क्योंकि जब सिविलियन गवर्नमेंट से यहाँ तो उन्होंने डेवलपमेंट फंड्स भी दिए बलूचिस्तान को, और कोशिश की कि सबके जेबें जो है उनकी गरम रखी जाए। मगर इन्होंने एक जो सरदार था नवाब बुगटी, वो हमेशा रियासत के साथ रहे। अच्छा, अब जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उस वक़्त बुगटी साहब ने अपने नॉर्मली जो वो मांगते थे, लेवीज़ मांगते थे, पैसे मांगते थे फॉर लोकल ये वो, आपने उनको नहीं दिया। वो आपने सोचा कि ये कौन होता है हमें धमकियाँ देने वाला ये, और आपने अकबर बुगटी को फ्रॉम बलोच पॉइंट ऑफ व्यू मार दिया आपने।
वो जिस दिन आपने उनको मारा है ना, उसके बाद एक नया राउंड फिर शुरू हो गया है। और इंडिया ने सोचा कि ये बहुत ज़बरदस्त मौका है, इसको हमने एक्सप्लॉइट करना है और इनको फंड करना है और इनको पनाह भी देनी है, विच इज़ व्हाट इंडिया डिड। और जब तालिबान आए तो उन्होंने भी इनको डिसमेंटल नहीं किया। तो अब सिचुएशन ये है कि ये अब वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और आपके पास जिन बलोचों के साथ आप बलूचिस्तान में हुक्म कर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो उनकी किसी किस्म की हैसियत नहीं है, मगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं। और जिनकी हैसियत है आप उनके साथ काम नहीं कर रहे। फिर इसीलिए मैंगल साहब ने भी रिज़ाइन कर दिया था, अख्तर साहब ने। और आज मैंने सुना है उन्होंने वो जो 70-80 लाख रुपया जो उनको तनख्वाह मिली थी सिंस रेजिग्नेशन, वो भी उन्होंने वापस ले ली गई है, मरात वगैरह। और बहुत से बलोच लीडर्स जो हैं मरी बुगटी के और मैंगल के, कुर्दों के, वो एग्जाइल में हैं या अफ़गानिस्तान में बैठे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि मैंगल साहब और इस किस्म के जो लोग हैं वहाँ, वो अभी भी कोई इम्पोर्टेंट रोल कर सकते थे, मगर आपने उनको मौका ही नहीं दिया। और आपने जिन लोगों के हवाले किया है, आपका ख्याल है कि बुगटी साहब के हवाले कर दिए आपने चीफ मिनिस्ट्री, वो कंट्रोल कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सरफराज बुगटी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं उनकी, मगर बलूचिस्तान सोसाइटी के अंदर रेलेवेंस होनी चाहिए, कोई नहीं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं है उनकी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है बलूचिस्तान की। इसीलिए केपी के अंदर भी जो कि जहाँ तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और बलोच BLA को भी सपोर्ट कर रहा है, और अब इज़राइल भी पहुँच गया है इंडिया के अंदर, और इज़राइल भी ट्रेनिंग दे रहा है टेक्नोलॉजी में एंड अदर थिंग्स टू दी तालिबान एंड टू दी BLA। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं रहा, अब ये रीजनल एक इशू बन चुका है। और इसके जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, पहले तो इसको उनको ख़त्म करना पड़ेगा ना। मगर अब आप क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे? आपने ऑलरेडी एक पॉलिसी तो बनाई है ना उसके ख़िलाफ़, TTP के ख़िलाफ़, मगर क्या उसके आप जाके बमबारी कर रहे हैं, TTP स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो और अभी इस पर कोई छुपी भी बात भी नहीं है, मगर क्या उसके साथ ये टेररिज्म ख़त्म हो गई है? नहीं। लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो है मशरकी हमसाया, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म भी इशारा कर रहे हैं, आप भी कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, हमारी फ़ौज भी कह रही है खुलेआम। भारत की बाबत हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? चले अफगानिस्तान में तो हम स्ट्राइक्स कर देते हैं। देखिए, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त इजिप्ट का एक शहर है शर्म अल शेख जी, वहाँ एक मुआहदा हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड गिलानी साहब, जिसमें बलूचिस्तान का भी जिक्र आ गया जी, जिसमें हमने, वो कह रहे थे आप कश्मीर में गड़बड़ कर रहे हैं, हमने कहा आप बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। फिर दोनों ने एक मुआहदा किया कि जी दोनों अपना गड़बड़ बंद करेंगे। ये पहली दफ़ा थी कि इंडिया ने ये तस्लीम किया था कि बलूचिस्तान में भी उसका हाथ है। मगर क्या हुआ, जैसे ही उस वक़्त अगर आप उस चीज़ के ऊपर बैठ जाते इंडिया के साथ, तो कोई तय कर लेते, जो मुशर्रफ साहब जो फार्मूला बना के गए थे कश्मीर का 4 पॉइंट, अगर आप उसके ऊपर अमल करते और जो भी लेना देना होता है इस किस्म की चीज़ के अंदर आप कर लेते, तो मेरा ख्याल है ये दिन आज ना आता। डोंट फॉरगेट, BJP के लीडर्स वाजपेयी साहब भी और अडवाणी साहब भी पाकिस्तान आए, उन्होंने प्रो पाकिस्तान बातें की कि अब ख़त्म, अब पाकिस्तान का इशू नहीं होना चाहिए। और जब BJP आई तो उसके बाद तो फिर जब ये नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद और काम बिगड़ गया कश्मीर का जब मामला हुआ। मगर फिर भी शुरू में आपको पता होगा, याद रहना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके के साथ नरेंद्र मोदी के साथ बना के रखें और ये अमन की बात करें और तजारत करें और ये सब कुछ करें। मगर उस वक़्त की में मियाँ साहब को कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? आपने इशारा दिया BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका मतलब है चाइना के मफादात को निशाना बनाना मकसद है, तो चाइना कुछ कर सकता है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ये बात इंडिया से आगे निकल गई है। पहले ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात थी जी, या बलूचिस्तान के लोगों की नेशनलिस्ट की और फेडरल गवर्नमेंट की बात थी, मगर अब ये ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुकी है। ग्रेट गेम के अंदर अफगानिस्तान का बहुत अहम रोल है, इंडिया का बहुत अहम रोल है, और अब इजराइल का रोल बनना शुरू हो गया। अब इसको रिवर्स करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब अगर मुश्किल है तो फिर करेंगे क्या? अभी हमें ये बताया जा रहा है कि अब हम कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वी विल टेक ऑल स्टेप्स, यही कहा गया ना जी, सख्त फैसले अब किए गए हैं। सख्त फैसले से मुराद क्या है, क्या करेंगे आप? अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। अभी हाल ही में
पाकिस्तान और चाइना की कोशिश थी कि BLA को यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाए। जी। अभी अमेरिका के अंदर तो स्टेट डिपार्टमेंट ने BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है, डेजिग्नेट किया हुआ है, मगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई। जी। अच्छा, अब हाल ही में आपने रेजोल्यूशन 1267 के तहत एक रेजोल्यूशन मूव किया कि इसके अंदर जो जहाँ तालिबान और ISIS है वहाँ आप BLA को भी इंक्लूड करें, मगर वो वीटो हो गया। वो अमेरिका ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, UK ने भी नहीं किया, किसी और ने आपको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, वहाँ उसके बाद लोगों ने कहा कि आपने 1267 के तहत आपने ये किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको 1373 के तहत करना चाहिए था। अब दोनों में क्या फ़र्क है? जो 1267 जो है वो है कि इट फोकसेस ओनली ऑन 2 स्पेसिफिक एंटिटीज़, वो सिर्फ उन 2 एंटिटीज़ के लिए है। अच्छा, ये जो 1373 है वो ये कहता है कि आप अपने मुल्क के अंदर कर सकते हैं जिसको चाहें आप कर लें। अच्छा। मगर और वो आपको UN ने इजाज़त दी है उसकी कि वो इंटरनली आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए उसको उसके अंदर आप नहीं जा सके। मगर जहाँ आप गए हैं वहाँ ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है, और वो अभी कोई तैयार नहीं है अमेंड करने के लिए। और अब हमें ये बताया जा रहा है कि उनको टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स जो है वो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी मिल रही है फ्रॉम इजराइल एंड फ्रॉम इंडिया। सेठी साहब, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, जापान, ये ज़ाहिर है चाइना स्पेसिफिक है और हम क्लियर पोजीशन ले रहे हैं चाइना बाबत। अफगानिस्तान इस सारे पिक्चर में कहाँ खड़ा है जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश चाइना ने की? हाँ, देखिए अफगानिस्तान भी गेम खेल रहा है ना, उसको भी तो देखिए हम भूल गए हैं कि अब रशिया जो है, रूस was the first country to recognize the Taliban. जी। और अभी recently they've done a defense pact also. जी। तो आप ये सोचें कि ये क्यों? हाँ। रशिया क्या इंटरेस्ट है? वो तो हालांकि डसा हुआ है उनका। हाँ, तो क्या इंटरेस्ट है उसका? तो इसीलिए और उधर से चाइना जो है वो चाहता है कि तालिबान के साथ कुछ बना के रखें ताकि उनका जो बेल्ट इनिशिएटिव है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, CPEC को करने के लिए पहला सफीर चाइना ने भेजा। अब आप बताएं कि हम जाएंगे कहाँ? आप तो फंस गए हैं इन दिस ग्रेट गेम। और आप उधर अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है कि चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए आगे ना बढ़े। तो ये ग्रेट गेम तो बिल्कुल बहुत वाज़ेह हो गई है कि चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है इसमें। पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर, दोनों के ऊपर अटैक आ रही है फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम इजराइल। अफगानिस्तान को यूज़ करते हैं अफगानिस्तान, और वो जो है जाहिर है वो तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं तालिबान। वो तो इंडिया पे से सपोर्ट ले रहे हैं, अब रशिया से सपोर्ट लेंगे वो। और देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर आपको स्टैंडिंग आर्मी नहीं चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं ना कि आप जाके उनके कैंप्स जहाँ भी हैं उनको बमबारी करें। तो वो तो पहले भी आप कर रहे हैं, थोड़ी सी और कर लेंगे। तो अब मेरा ख्याल है बड़ी मेजर किस्म की पॉलिसी रीथिंक होनी चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करना है और बचाना है फ्रॉम दिस ग्रेट गेम। तो आई एम वेरी अफ्रेड कि जब तक ये मामला हमारा इंडिया के साथ सेटल नहीं होगा, until and unless we have a peace treaty with India and normalization with India, उस वक्त तक ये आप के खिलाफ इंडिया विल यूज़ ऑल इट्स रिसोर्सेज टू अंडरमाइन यू। तो इसका मतलब है वो जो ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 की हम बातें सुन रहे हैं उसमें बलूचिस्तान को सर फहरिस्त होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, अगर ऐसा कुछ चल रहा है? अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही। तो कोई नहीं, कुछ तो किस लेवल पे इंडिया को इंगेज किया जा सकता है सेठी साहब? अब मैं क्या आपको बताऊँ, इट्स नॉट माई जॉब टू टेल यू हाउ टू रन द स्टेट। इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। ये तो रियासत को खुद चाहिए सोचना। हाँ। अगर इसको स्टेबलाइज करना है तो कैसे स्टेबलाइज करेंगे? सेठी साहब, इस आर्ग्यूमेंट में कितनी जान है कि एक फुल टाइम वज़ीर दाखिला हमारे पास होना चाहिए? और जब ये इतने बड़े वाक़यात बलूचिस्तान में हुए, एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े वाक़यात, तो मोहसिन नकवी साहब मुल्क में नहीं थे, उनको बहुत टारगेट किया जा रहा है उनकी एब्सेंस। मुझे बताओ वो क्या कर लेते हैं? वो मुल्क में होते हैं तो क्या करते हैं? वो लुक आफ्टर करते, रिपोर्ट्स देखते, क्या लुक आफ्टर करते हैं? ऑपरेशन का। वो तो एक आदमी है ना, एक शख्स है। पॉलिसी कोई और बनाता है। जो मोहसिन नकवी साहब को कहा जाता है वो जाके वो कर देते हैं, मगर ही इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो इस कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन तो आपकी है। वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो
ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं। अब आपने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान जाके एक मीटिंग कर लेते हैं, इससे क्या हुआ, कुछ नहीं होता। तो जिस तरह अख्तर मेंगल साहब जाके मौलाना साहब से मिले, उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए। आप समझते हैं अख्तर मेंगल साहब जैसे सियासतदान अगर हों मुल्की धारे में तो वो, जब अख्तर मेंगल साहब एक वक्त चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ के ज़माने में, नवाज शरीफ साहब ने उनको सपोर्ट किया था जी, तो उनको रहने देते ना, और उनका जिम्मेदारी लगाते हैं ना कि ये इंसर्जेंसी वगैरह ये ख़त्म की जाए, जो लोग भागे हुए हैं यहाँ से या रुस के चले गए उनको वापस लेके आते हैं। बलोच एक दूसरे के साथ बात करके ला सकते थे, बलोच को मगर मनाना है तो उनके अपने लोग ही उनको मना सकते हैं। अच्छा, मगर वो तो आपने किया नहीं, आपने और कौन से रह गए वहाँ नेशनलिस्ट लीडर्स, वो रोते रहते हैं बेचारे अख्तर मेंगल साहब। तो अब बात ये है कि आपने तो धकेल दिया है वो लोग मॉडरेट लोगों को जो कि आपको आपका साथ दे सकते थे आपके हाँ लिए। मगर आपने उनको ख़त्म कर दिया। तो आप जिनको आप लेके आए हैं देयर इन नो पोजीशन, उनकी हैसियत कोई नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ये गवर्नेंस गैप जो है बलूचिस्तान में वो हमेशा से मौजूद है और उसके बारे में तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है उसकी सियासी क़यादत को। जरदारी साहब एक दफ़ा आए थे जब अपनी दौरे हुकूमत में, उन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज दिया था। जहाँ 100 बिलियन रुपए दिए जी, पता नहीं कहाँ गए, इनकी जेबों में चले गए जो लोग बैठे हुए हैं अभी वहाँ। जी, तो जब वो तो ये तो नहीं हेल्प कर सकते ना आप, ये तो जेबों में चले जाते हैं। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं जी वहाँ सहूलतें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो 100 अरब रुपया कहाँ गया। तो अब बलूचिस्तान जो में NFC अवार्ड से जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं। जी, बस याशियाँ हो रही हैं, बैठे हुए हैं अपने पैसे बना रहे हैं, इनके जो हुक्मरान तबका वहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए दिस इज नॉट द वे टू रन दैट प्रोविंस।